क्या पढ़ने वाले हैं अब? क्या डाली हेडिंग? हेडिंग क्या डाली है? गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, या गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की व्याख्या कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमको ये करना है कि कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप इस तरह से क्या करिए, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। ठीक है, छोड़ दिया। इसको बोलते हैं गुरुत्व की अधीन गति। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है अपने आप, जिस पर कोई फोर्स नहीं लगा है पृथ्वी के अलावा, सिर्फ किसने फोर्स लगाया है? पृथ्वी पर क्या कर रही है, उसको अपनी ओर खींच रही है। ऊपर से कोई मान के चलो कि कोई भी वस्तु गिर गई हो, ठीक है, मान के चलो कि 20वीं माले से कोई व्यक्ति गिर गया हो, तो कैसे गिरेगा वो? गुरुत्व की अधीन गति करते हुए गिरेगा। ठीक है, तो हम व्यक्ति को नहीं गिराते, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। किसको गिराते हैं अपन? वस्तु को ही गिराते हैं। ठीक है, और वस्तु को क्या करते हैं, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि हर बिंदु पर उसकी कुल ऊर्जा यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहती है, सदैव नियत रहती है। जैसे हमारे पास हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास में यहाँ पर इस बिंदु ए पर, है ना, इस बिंदु ए पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, फिर ये वस्तु को क्या करते हैं, ऐसा नीचे गिराते हैं। ठीक, वस्तु ए पर रखी है, इसको हम नीचे गिराते हैं, वो कभी ना कभी कहाँ पर आएगी, बिंदु बी पर आएगी। ठीक है, फिर वो कहाँ पर जाएगी, बिंदु सी पर आ जाएगी। और बिंदु सी कहाँ है, तो ये कहाँ है, पृथ्वी तल पर है। कहाँ पर है ये? पृथ्वी तल पर है। कोई डाउट किसी को? तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में ये करना है कि कोई वस्तु यदि बिंदु ए से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो हमको ये सिद्ध करना है कि बिंदु ए पर उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा जितनी है वही ऊर्जा बिंदु बी पर भी है और वही ऊर्जा बिंदु सी पर भी है। मतलब गुरुत्व की अधीन यदि वो गति कर रही है तो हर बिंदु पर उसकी यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनी होती है, यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनी होती है? दो ऊर्जाएं, कौन कौन सी? गतिज और स्थितिज। भाई हमने यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार पढ़े बताइए? दो ही तो प्रकार पढ़े ना, क्या और कोई प्रकार पढ़े हमने? बोलो, हाँ बोलिए, यांत्रिक ऊर्जा के कितने प्रकार पढ़े हमने? दो ही प्रकार पढ़े। तो कोई डाउट नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग, वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। और हमको वही सिद्ध करना है कि बिंदु ए पर यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू बिंदु बी पर यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू बिंदु सी पर यांत्रिक ऊर्जा। यही काम हमको करना है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, सदैव संरक्षित रहती है ना। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया बताइए? वस्तु को बिंदु ए से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा, वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी। जब वो नीचे गिरेगी तो बिंदु ए से जब छोड़ेंगे तो वो बिंदु बी पर भी आएगी, बिंदु सी पर भी आएगी, और बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तीनों ही बिंदुओं पर उस वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होगा वो सदैव कैसा रहेगा, नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, संरक्षित रहेगा। यानी अगर बिंदु ए पर कुल ऊर्जा 50 है तो बिंदु बी पर भी 50 होगी, बिंदु सी पर भी 50 होगी। बढ़ जाऊं आगे? यस और नो? राइट, ओके। क्या लिखेंगे भैया? माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को h ऊंचाई से, या माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई पर बिंदु a पर स्थित है और उस वस्तु को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर बिंदु
ऊंचाई पर बिंदु ए पर कैसी है, स्थित है। वस्तु को कैसा गिराया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। तब से अब हम एक एक करके क्या करते हैं, बिंदु ए पर देखते हैं क्या हो रहा है, बिंदु बी पर देखते हैं क्या हो रहा है, बिंदु सी पर देखते हैं, है ना। ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर बिंदु ए पर स्थित है, यहाँ स्थित है, और उसको क्या किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। ठीक है। तब बिंदु ए पर, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं बिंदु ए पर। अब बिंदु ए पर देखते हैं गणना क्या होती है। अच्छा, मुझे बताइए इस बिंदु ए पर वस्तु कैसी है, अभी शुरू में विरामावस्था में है या नहीं है। यहाँ पर आपने रखे थे ना, स्थित है बोले। अब छोड़ेंगे तो शुरुआत में जब छोड़ेंगे उस समय तो वो विरामावस्था में थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो बताइए बिंदु ए पर वस्तु कैसी है, बोलिए बिंदु ए पर कैसी है वस्तु। हाँ, वस्तु विरामावस्था में। अच्छा, अगर विरामावस्था में तो उसका वेग कितना होगा बेटा, विरामावस्था में है, अतः, है ना, अतः इसका वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और वेग 0 हो गया तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी बताइए। ये सब बिंदु ए के लिए लिख रहे हैं हम अब, है ना, हमने हेडिंग डाल दिया बिंदु ए के लिए, तो क्या लिख रहे हैं, सब बिंदु ए के लिए लिख रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बोलिए। क्या होता है सूत्र गतिज ऊर्जा का, क्या बताया था, बिल्कुल, तो 1/2mv²। और v का मान कितना हो गया, 0। तो v का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और कितनी ऊंचाई तक है, h ऊंचाई। तो ये ऊंचाई कितनी है बताइए, यहां से ये ऊंचाई कितनी है, h है ना। तो यहां से पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, ये दिखाऊं मैंने, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, ठीक। तो अब क्या निकाल लेते हैं वस्तु की, बिंदु ए पर वस्तु क्या निकाल लेते हैं, स्थिति ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब बिंदु ए पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, अभी पढ़े हमने mgh, बिल्कुल, है ना। ये हो गया mgh, ठीक। तो अब बताइए बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा भी निकल गई, बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा भी निकल गई। तो क्या लिखेंगे अब, आप बिंदु ए पर वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, अतः बिंदु ए पर वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, इसको लिख देता हूं मैं EA। क्या लिख रहा हूं, EA। क्यों, E मतलब हो गई ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, और किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। तो बताना पड़ेगा ना भाई, एक न कोई ऐसा देना पड़ेगा हमको, कहना चाहिए संकेत कि हम किस बिंदु पर लिख रहे हैं। ये ए बता रहा है बिंदु ए पर, और ई हो गया यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। और ये कुल यांत्रिक ऊर्जा किससे मिलकर बनती बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से बनती है। नो डाउट। EA इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है, 0। स्थिति ऊर्जा कितनी है, mgh है स्थिति ऊर्जा। तो बताइए EA इज इक्वल टू कितना आ गया,
mgh आ गया, राइट। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, बिंदु ए का काम खत्म हो गया, राइट। नाउ आप क्या करेंगे, बिंदु बी पर देखते हैं क्या होता है। तो बिंदु हेडिंग डाल देते हैं, बिंदु बी पर, बिंदु ए पर, बिंदु बी पर। अच्छा, अब वस्तु को यदि आप बिंदु ए से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं और वस्तु जो है वो यहाँ से x दूरी तय करती है, x दूरी तय करती है और कहाँ पर पहुँच जाती है, बिंदु b पर पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ से छोड़ा आपने, x दूरी तय करेगी, बिंदु b पर पहुँच जाएगी। तो मुझे बताइए जब बिंदु b पर पहुँचेगी तो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी बचेगी, बताना जरा, कितनी बचेगी? ये वाली जगह कितनी, भाई इतनी जो है वो आपने x दूरी तय करा दिया उसको। जैसे ही आपने इसको यहाँ से छोड़ा वो a से कहाँ आ गई, b में आ गई, बिंदु b पर आ गई। तो उसने x दूरी तय करी, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, बोलो, दिमाग लगाओ, बची दूरी कितनी होगी? अरे ये पूरी कितनी है, हाँ h माइनस एक्स, पढ़े लिखे हो क्या नहीं? ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, उस पूरे h में से इतनी चल गए तो इतनी बचेगी कि नहीं बचेगी? तो इतनी बची कौन सी कहलाएगी? आपके पास 100 रुपये थे, 100 किलोमीटर आपको चलना था, आप चल गए कितना, 40 किलोमीटर चल गए, तो बचेगा कितना, 60। 60 कैसे निकलेगा, 100 में से 40 घटाओगे तब निकलेगा कि निकलेगा, बोलो, यस और नो? तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइए? कितना आएगा, h माइनस एक्स आएगा। यदि ये दूरी x है तो ये बची दूरी क्या होगी, h माइनस एक्स होगी। क्लियर? ये हो गया h माइनस एक्स, ये दूरी हो गई, बिल्कुल। तो जब बची हुई दूरी h माइनस एक्स हो गई तो आप बिंदु B पर वस्तु की ऊंचाई कितनी बची बताना जरा, h माइनस एक्स की बची है ना। देखो, वेग से गतिज ऊर्जा का निर्माण होगा और ऊंचाई से स्थितिज ऊर्जा का निर्माण होगा। दिमाग में बैठा क्या? देखो, वेग से गतिज ऊर्जा, ऊंचाई से स्थितिज ऊर्जा, ये दिमाग में बिठा लीजिए आप कि वेग निकालना है तो गतिज ऊर्जा निकालना है तो वेग चाहिए और स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो ऊंचाई हमारे पास में कितनी बताइए बिंदु बी के लिए, अब h माइनस एक्स तो लिख देते हैं, सॉरी, माना कि वस्तु x दूरी तय करके, x दूरी तय करके बिंदु, x दूरी तय करके बिंदु A से, बिंदु कहाँ तक आती है, B तक गिरती है, तब बिंदु B पर वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, तब बिंदु B पर वस्तु की ऊंचाई बोलिए कितनी होगी, h माइनस एक्स होगी। और अगर ऊंचाई आपको मिल गई, अतः क्या निकालोगे, स्थितिज ऊर्जा निकालोगे। ऊंचाई मिल गई आपको बिंदु बी पर, है ना, बिंदु बी पर ऊंचाई मिल गई h माइनस एक्स। अगर ये x है तो x को इसमें से घटाना पड़ेगा तो h माइनस एक्स आ गया। और अगर ऊंचाई मिल गई तो मैंने आपको अभी बताया, ऊंचाई मिली मतलब आप क्या निकाल सकते हो, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हो, राइट दैट, है ना। तो अतः बिंदु बी पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है सूत्र, mgh। तो mg और ऊंचाई कितनी है, h माइनस एक्स है, तो अब h नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, h माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया।
अब हम मान लेते हैं कि बिंदु बी पर वस्तु का वेग कितना है, v है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर वस्तु विरामावस्था में थी, गति करते करते आएगी तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा, और जब बिंदु बी पर आएगी तो कुछ ना कुछ उसका वेग होगा। तो मान लेते हैं कि बिंदु बी पर वस्तु का वेग कितना है, v है। तो माना कि बिंदु बी पर वस्तु का वेग v है, ठीक है। तब गति के तृतीय समीकरण से क्या होता है, तृतीय समीकरण बताओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, नो डाउट, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वस्तु का यहाँ जो प्रारंभिक वेग है कितना है, प्रारंभिक वेग तो 0 है या नहीं, बताओ। क्योंकि वस्तु पहले कहाँ पर थी, बिंदु ए पर थी, और बिंदु ए पर थी तो कैसी थी बताइए, कैसी थी, विरामावस्था में थी, यस और नो। क्या लिखूँ यहाँ, ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो, प्रारंभिक वेग हाँ, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू कितना था, 0 था। वस्तु ए, बिंदु ए पर वस्तु विरामावस्था में थी क्या नहीं, हाँ। अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग वस्तु बिंदु बी पर वस्तु का वेग कितना है, v, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v होगा, सही है, हाँ। और बताइए, और क्या लिख रहा है, त्वरण, त्वरण कितना होगा बताइए, ऐसा लिखो, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, हाँ। त्वरण बताइए, a इज इक्वल टू कितना होगा, g, क्योंकि वस्तु जब ऊपर से नीचे गति करती है तो कौन सा त्वरण आता है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो क्या आएगा, g आएगा, हाँ। और विस्थापन बताइए कितना है, s इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू v। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग v इज इक्वल टू v, त्वरण हो गया a, विस्थापन हो गया s। s क्या बताइए, बिंदु a से कहाँ आई है, b तक, तो विस्थापन कितना हुआ, x हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ये हो गया x। अब ये पूरे मानों को कहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए, है ना, गति के तीसरे समीकरण में, इसलिए रखिए मान, v की वैल्यू तो v आएगा, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, 0, ये हो गया 0 प्लस 2, a के स्थान पर कितना लिखना है, g लिखना है, और विस्थापन कितना है, x, तो x लिखना है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भैया, 2gx आ गया। वेग मिल गया, वेग का स्क्वायर मिल गया, और वेग के स्क्वायर की ही आवश्यकता पड़ती कहाँ पर, गतिज ऊर्जा में। तो बोला था स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो ऊंचाई चाहिए, और गतिज ऊर्जा निकालना है तो वेग चाहिए, और वो भी वेग का स्क्वायर चाहिए, अगर और बोला जाए तो स्क्वायर निकल गया। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, फिर से बताइए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और v स्क्वायर का मान कितना है, 2gx आ चुका है, v स्क्वायर का मान पूरा। तो क्या करेंगे, ये हो गया 2gx। कोई डाउट किसी को, बोले नहीं है, चलो। और अगर नहीं है तो देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा 2 से 2, तो क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाँ, mgx बचा। अब आपके पास में देखो, स्थितिज ऊर्जा भी निकल गई बिंदु बी पर, और गतिज ऊर्जा भी निकल गई। तो क्या करेंगे आप, बिंदु बी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, अतः बिंदु बी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, बोलिए, E
बी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ई बी, है ना। और क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई बी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एक्स, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, याद करो कितनी थी, एम जी एच माइनस एक्स थी, याद आ रहा है, था यही था। चलिए हल करिए, ई बी इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस गुणा करिए एम जी एच माइनस, एम जी का गुणा करेंगे तो एम जी एच आएगा, माइनस एम जी का गुणा करेंगे एक्स में तो क्या आएगा, एम जी एक्स। ये देखिए एम जी एक्स प्लस वाला माइनस वाला कट गया, तो कितना आया बताइए, ई पर, ई बी कितना, एम जी एच। तो बताइए बिंदु बी पर भी कुल स्थितिज ऊर्जा कितने, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी आ गई, एम जी एच। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। दो बिंदुओं पर हमने स्थिति कुल ऊर्जा कितनी ला दिया है, एम जी एच ला दिया है। अब बचा कौन सा, बिंदु सी। तो देखते हैं बिंदु सी के बारे में चर्चा करते हैं। तो लिख देते हैं बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर, अब मुझे बताइए बिंदु सी पर वस्तु कहां पर है, बताइए, पृथ्वी तल पर है, जमीन पर आ गई ना वस्तु। तो अब यहां से कहां गई, जमीन पर आ गई। तो जमीन पर आ गई तो मुझे बताइए उसकी ऊंचाई कितनी होगी अब, हाँ, अगर वस्तु जमीन पर आ गई तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, जीरो हो गई ना भाई। जमीन पर कोई ऊंचाई होगी क्या, कोई वस्तु अगर जमीन पर रखी तो उसकी ऊंचाई कितनी बोलोगे, जीरो बोलोगे, अरे बोलोगे कि नहीं, नहीं बोलोगे तो नहीं लिखता, बोलो यस और नो, जीरो लिखूं, हाँ ठीक। तो बिंदु सी पर वस्तु कहाँ है, पृथ्वी तल पर है। बिंदु सी पर वस्तु पृथ्वी तल पर है, अतः h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ऊंचाई क्या हो जाएगी, शून्य होगी। और अगर ऊंचाई शून्य हो गई तो आपको ऊंचाई मिल गई तो क्या निकालना चाहिए, आपको क्या निकालना चाहिए, ऊंचाई मिल गई तो स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। तो अतः वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच होता है, ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है, पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, और एच की वैल्यू जीरो है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या, पी ई इज इक्वल टू जीरो, अब दिख रहा है, ठीक। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है।
थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए आप कि वस्तु जो बिंदु भी है ही नहीं, ये बिंदु है ही नहीं मान के चलो, तो वस्तु कहाँ से गिरेगी? ए से कहाँ तक आएगी? सी तक आएगी। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? एच तो हो गई, ठीक है ना? यानी यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितनी हो गई? एच हुई वो अब, ठीक। तो उसी आधार पर हम लिखते हैं यहाँ पर देखो, और बिंदु सी पर वस्तु का वेग कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं, क्योंकि बिंदु b को हमने भूल ही गए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि अब सीधे सीधे वस्तु कहाँ से गिर रही है? बिंदु ए से गिरी और कहाँ पहुँची? बिंदु सी पर पहुँची। तो माना कि बिंदु सी पर वस्तु क्या होती है? v वेग से गिरती है, ये मान के चलते हैं। माना कि वस्तु बिंदु सी पर v वेग से गिरती है, ठीक है। तब गति के तृतीय समीकरण से, फिर से तृतीय समीकरण से क्या होगा बताइए? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अभी v की वैल्यू v, अब बार बार नहीं लिखते हम उसी चीज़ को। v की वैल्यू तो क्या है? बिंदु c पर वस्तु क्या हो रही है? v वेग से गिर रही है, मतलब अंतिम वेग कितना है उसका? v है, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ से गिर रही है वस्तु? a से गिर रही है, तो a पर वस्तु कैसे रखी थी? a पर कैसे रखी थी? विरामावस्था में। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर क्या लिखते हैं? g। और मुझे बताइए, वस्तु a से c तक आ रही है, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हुआ? h हुआ। यस और नो? क्लियर दैट? ठीक। तो लिख दूं मैं s के स्थान पर h। कोई डाउट किसी को है कि किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो v तो अंतिम वेग, बिंदु c पर वस्तु का अंतिम वेग तो v ही है। प्रारंभिक वेग बिंदु a पर 0, 2a के स्थान पर g और s, तो बिंदु a से बिंदु c तक h आ गया। v स्क्वायर निकल गया, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2gh आ गया। 0 का मतलब तो 0 ही हो जाएगा। और जब वेग निकल गया तो क्या निकालोगे आप? क्या निकालोगे? गतिज ऊर्जा। तो अतः बिंदु c पर गतिज ऊर्जा, अतः बिंदु c पर गतिज ऊर्जा, है ना, क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m तो जैसा का वैसा। और देखिए v स्क्वायर का पूरा मान कितना है? 2gh। 2 से 2 कट गया, तो बताइए कितना आया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया? mgh आया। अब जब आपके पास में बिंदु c पर गति स्थिति ऊर्जा भी निकल गई और गतिज ऊर्जा भी निकल गई, तो क्या निकालोगे? अतः बिंदु c पर वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? EC होगी। EC बिंदु C पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, EC इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कितनी काइनेटिक एनर्जी? ये निकाले आपने, mgh प्लस बिंदु C पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाले थे? 0। तो मुझे बताइए EC बराबर कितना आ गया? mgh। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। और आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में भी mgh ही आया था, समीकरण नंबर 2 में भी mgh ही आया था, और समीकरण नंबर 3 में भी क्या आया? mgh आया। मतलब बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C तीनों पर यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी आई? mgh है। इसका मतलब समीकरण नंबर नीचे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु या पिंड की
कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा का योग कैसा रहता है? नियत रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। ठीक, तो हम इसको लिख देते हैं अब यहाँ पर। लिख दें, कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ, है ना। तो क्या लिखेंगे भैया, बोलिए क्या लिखेंगे? अतः समीकरण किस किस से? एक में भी एमजे आया था, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, गिरती हुई, देखो गिरती हुई वस्तु के स्थान पर यदि पिंड शब्द का उपयोग करता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। पिंड और वस्तु एक ही चीज है। पिंड बोलो वस्तु बोलो बात एक ही है ना। वस्तु को ही कई बार पिंड बोला जाता है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि स्वतंत्र, क्योंकि देखो समीकरण नंबर 1 में भी समीकरण नंबर 1 में भी EA = mgh ही आया था। बी में भी कितना आया? mgh ही आया है। और सी पर भी कितना आया है? mgh। तो बताइए तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा कैसी है? नियत है कि नहीं है? तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा दैट इज कौन सी ऊर्जा का योग होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना। कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव कैसी रहती है? नियत रहती है। और इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यस, कोई डाउट किसी को बताइए, बोलिए। नहीं होना चाहिए, बोलो।